हेलो। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 में। तो आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे। तो कॉर्पोरेट हमारे सब्जेक्ट का नाम हो गया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो देखोगे, हम लोग थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आखिर हमको पढ़ना क्या है ना। तो पहला जो सिलेबस में पहला पॉइंट है वो है हमारा, पहला जो यूनिट है वो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आप लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़े हुए हो अकाउंटेंसी में, ट्वेल्थ में, सीबीएसई में, ट्वेल्थ में, और जैक बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है, फिर से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा एडिशनल मेथड्स भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर का वैल्यूएशन और गुडविल का वैल्यूएशन। यूनिट 2 में हमारा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। तो शेयर कैपिटल और डिवेंचर भी हमारा पढ़ा हुआ है। तो शेयर कैपिटल क्या है आप लोग को अच्छे से पता है। शेयर कैपिटल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो शेयर कैपिटल में हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर, उसके बाद फॉरफीचर, री इशू, उसके बाद बायबैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसी तरीके से डिवेंचर में भी हम लोग इशू पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद इशू, डिवेंचर में क्या पढ़ेंगे, तो इशू के बाद हम लोग रिडम्पशन पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिट 2 में। तो शेयर कैपिटल को लेकर और डिवेंचर को लेकर जो जो चीजें हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। कुछ कुछ अकाउंट्स हम लोग करेंगे होल्डिंग कंपनी रिलेटेड और पेरेंट कंपनी। सर होल्डिंग कंपनी क्या होता है, पेरेंट कंपनी क्या होता है, जब हम लोग यूनिट 3 का डिस्कशन करेंगे तब उस समय हम लोग उसको देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बताते चल रहे हैं क्या यूनिट पढ़ना है हमको। तो एक यहाँ पे एक चैप्टर हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन एक चैप्टर, दो चैप्टर। इसमें से आपको 3-4 चैप्टर बन के निकलेंगे अगर आपके चैप्टर बुक को देखेंगे तो। ऐसे तो ये एक में यूनिट में है, लेकिन ऐसे चैप्टर में देखोगे तो 4-5 यूनिट बन जाएगा ये। तो उसके बाद आता है यूनिट 3 में होल्डिंग कंपनी, ये एक चैप्टर होगा आपका। अमालगमेशन ऑफ कंपनी, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये भी आसान है। बहुत लोग बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनी डिफिकल्ट है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है अगर ध्यान से पढ़े बच्चा तो। उसके बाद आता है लास्ट फाइनल अकाउंट। ये टोटल 5 यूनिट है जो हमको पढ़ने हैं सिलेबस में। तो सिलेबस आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है। अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एक्चुअली में जनरली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ये क्वेश्चन कभी नहीं आया कि व्हाट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, लेकिन जानना जरूरी है कि भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग हम लोग पढ़े हैं, तो अकाउंटिंग में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, लेकिन सर व्हाई इट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इफ इट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो उसको फिर हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्यों बोलते हैं, क्यों कॉर्पोरेट अकाउंटिंग समझते हैं, तो कुछ तो रीजन होगा। तो ये तुमको सबसे समझना होगा भैया कॉर्पोरेट का मतलब क्या है। तो एक्चुअली में इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को बच्चों कंपनी अकाउंटिंग भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या बोलते हैं, कंपनी। तो सर जब कंपनी अकाउंटिंग बोलते हैं तो सिंपली लिखिए ना कंपनी अकाउंटिंग, है ना, कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्यों लिखे। तो कंपनी अकाउंट लिखने का सबसे बड़ा जो रीजन है बच्चों यहाँ पे वो एक ही है कि कॉर्पोरेट वर्ड यूज तब किया जाता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लार्ज स्केल में होती है, बहुत ही बड़ी होती है, तो हम लोग कॉर्पोरेट वर्ड यूज करते हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस जैसे लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उनको भी हम लोग कॉर्पोरेट बोलेंगे। उसके बाद मान लो भारतीय कंपनी है, टाटा की कंपनी है, उसके बाद वॉलमार्ट है, उसके बाद अमेजन है। तो ये सब जो कंपनी है बहुत बड़ी लार्ज स्केल में वर्क करती है, तो इनको कॉर्पोरेट वर्ड यूज किया जाता है, ना कि वो कंपनी। कंपनी जनरली जब हम यूज करते हैं ना, तो हमारा जो सेंस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, हम उसको बड़ा सेंस में यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग को यूज करना होता है कॉर्पोरेट, लेकिन जब हम लोग जनरली यूज करते हैं किसको, जब हम जनरली यूज करते हैं बड़ा सेंस में तो हम लोग कॉर्पोरेट वर्ड यूज करते हैं। लेकिन वही जब स्मॉल सेक्शन में यूज करते हैं तो कंपनी। तो कंपनी कोई भी खोल सकता है, लेकिन जब कॉर्पोरेट वर्ड यूज किया जाता है तो बड़ा सेक्शन में। ऐसा नहीं है कि सर कंपनी को, छोटे कंपनी को कॉर्पोरेट नहीं कर सकते, कह सकते हैं, लेकिन लोगों को कहना है कि भाई जो कंपनी है उनको बड़ा ही कहिए, कंपनी सॉरी कंपनी को जो है छोटा ही कहिए। कॉर्पोरेट वर्ड यूज कर रहा है तो हमारा सेंस कहीं ना कहीं बड़े पे जाता है। सर ऐसा क्यों है वो हम लोग भी देखेंगे, क्लियर हो जाएगा आप लोग का। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंट भी क्या है, अकाउंटिंग का एक ब्रांच है। जैसे अकाउंटिंग में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में कुछ लोग टैक्स अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में कुछ लोग कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर कॉस्ट रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स रिलेटेड, टैक्स को कंसीडर करते हुए अकाउंटिंग करेंगे तो टैक्स अकाउंटिंग। वही बोल रहा है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज स्पेशल ब्रांच अकाउंटिंग, जो कि स्पेशली मेड फॉर कंपनी। तो वही बोल रहा है स्पेशल ब्रांच अकाउंटिंग विच डील्स विद अकाउंटिंग फॉर कंपनी। तो किसके लिए डील करती है, तो वो कंपनी के लिए जो अकाउंटिंग होती है उस अकाउंटिंग को हम लोग कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट का मतलब यह किससे, कंपनी, कंपनी से, कॉर्पोरेट से है। तो प्रिपरेशन ऑफ देयर फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट इसमें ही बनाएंगे जैसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग बनाते हैं ना ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट, तो सेम चीज यहाँ भी बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आप लोग 12 में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े होंगे। एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस बना सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट उससे हम लोग निकालेंगे।
तो ये जो स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, कुछ कंपनी में कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं जो कि बाकी चीजों में नहीं पाया जाता है। तो वो स्पेसिफिक इवेंट्स क्या होते हैं कंपनी में? एमालगमेशन। तो देखोगे, हमने भी आप लोग को बताया था कि आप लोग का सिलेबस देखो क्या है, एमालगमेशन ऑफ कंपनी पढ़ना है। तो एमालगमेशन ऑफ कंपनी पढ़ना है स्पेसिफिक इवेंट में जो खासकर कंपनी में बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। तो इनके लिए स्पेशल अकाउंटिंग बनाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को स्पेशली बनाया गया है। तो अमेलगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, उसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहाँ मिलता है? यहाँ मिलेगा, वो होल्डिंग कंपनी में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मिलता है। तो ये जो होल्डिंग कंपनी में जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, उसके लिए भी स्पेशल अकाउंटिंग करना होता है, इसीलिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को स्पेशली बनाया गया है। तो कुछ जो स्पेशल अकाउंटिंग होते हैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कंपनी, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, अलग से एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया, और उस अकाउंटिंग को हमने क्या कहा? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। अब मैंने थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया है कंपनी और कॉर्पोरेट में। तो भाई कंपनी क्या है? तो कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस। कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ही है, दैट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ये स्मॉल बिजनेसेस और एंटिटीज के लिए सुटेबल है। बट corporate means a form of business that is suitable for bigger business entities। जहां पे बिगर बिजनेस की बात होगी, एंटिटीज की बात होगी, वहीं पे बात होगा किसका? कॉर्पोरेट का। तो खासकर कॉर्पोरेट वर्ड यूज करते हैं जब उनका प्रेजेंस जो हो इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे होता है। जो कंपनी का प्रेजेंस जो है नेशनल लेवल पे तो हो ही हो, अपने देश में तो हो, लेकिन साथ में अगर विदेश में भी उसका प्रेजेंस होता है, तब हम खासकर उस कंपनी के लिए कॉर्पोरेट वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर लोकल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, तो हम उसे कंपनी कहना प्रेफर करते हैं, कॉर्पोरेट नहीं। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी पहले हम लोग थोड़ा लिटरल मीनिंग देखते हैं। लिटरल मीनिंग का मतलब शाब्दिक अर्थ, शब्द में क्या रखा है, शब्द में क्या कहते हैं कंपनी को, है ना। तो जो कंपनी है दो वर्ड से बना है, एक कॉम और एक पनीस, है ना। ये दो वर्ड है, कॉम और पेनिस, है ना। तो ये जो कॉम का मतलब होता है बच्चों, कॉम का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में, और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड। एक्चुअली ये लैटिन वर्ड है ना। ये क्या है? लैटिन वर्ड। देखो यहाँ पे लिखा लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड में कॉम का मतलब होता था टुगेदर, और पेनिस का मतलब होता था ब्रेड। तो भैया साथ में हमको ब्रेड लेना, साथ में ब्रेड ले मतलब कुछ लोग साथ में, ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में मिलकर क्या करते थे? भोजन करते थे। तो ओरिजिनली इट रेफर, जब ओरिजिनली लैटिन वर्ड में इसका जो मीनिंग था, इट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन। एक ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब टुगेदर की बात की थी, ग्रुप ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स, जो मिलकर भोजन करते थे, मिलकर भोजन करते थे। तो उसी वर्ड से, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया कंपनी का मीनिंग। और जब कंपनी का जो ओरिजिन हुआ, खासकर हम लोग पहले क्या था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, फिर क्या आया? पार्टनरशिप आया। और जब जरूरत पड़ा कि नहीं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज फॉर्म पे वर्क कर सके, लार्ज फॉर्म पर हम मनी को क्या कर सके? कलेक्ट कर सके फ्रॉम डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट पर्सन से। तो भैया कुछ तो उसका नाम देना होगा, तो हमने नाम दिया उसको कंपनी। तो कंपनी वर्ड इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्सन होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, जो मिलकर क्या करते हैं? भोजन नहीं करते, मिलकर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी एक बिजनेस को चलाने के लिए। दिमाग, पैसा, सामान। तो जब इस तरह से कई लोग मिलकर अपना अलग अलग कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं? खड़ा करते हैं, तो उसको कंपनी कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि अ कंपनी इज नथिंग, अ कंपनी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब, ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब एक एसोसिएशन है। एक एसोसिएशन समझ रहे हो ना बात को, जहाँ पे कई लोग मिलकर काम करते हैं। सर क्यों नहीं इंडिविजुअल वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? एसोसिएशन हम लोग टेक्स्ट में आप लोगों को पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, याद होगा आप लोग को। तो यहाँ ग्रुप ऑफ पर्सन है, लाइक एसोसिएशन, है ना। हु हैव कम टुगेदर, जो मिलकर साथ में, और हु हैव कंट्रीब्यूटेड मनी फॉर सम, कुछ खास के लिए, कुछ बात के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं मनी, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वही बोल रहे हैं कंपनी नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव कम टुगेदर, जो साथ में आते हैं, और हु हैव कंट्रीब्यूटेड मनी फॉर समथिंग, है ना, जो कुछ चीजों के लिए क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं मनी। तो वो मनी किसके लिए होता है? सम कॉमन पर्पस, फॉर सम कॉमन पर्पस, एंड हु हैव इनकॉर्पोरेटेड देमसेल्व्स, हु हैव इनकॉर्पोरेट, खुद में मिलकर इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। ध्यान रखना सर, ये इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। इनकॉर्पोरेशन को ही फॉर्मेशन कहते हैं, मतलब बनाना। तो सर व्हाई इट इज, आपने यहाँ पे फॉर्मेशन क्यों नहीं कहा? आपने इनकॉर्पोरेशन वर्ड यूज किया गया। इनकॉर्पोरेशन वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई चीज लीगली बनता है। ध्यान रखना, हम लोग इनकॉर्पोरेशन वर्ड का यूज तब करते हैं जब कोई चीज लीगली बनता है। तो वही लिखा है, वो है इनकॉर्पोरेट, खुद से मिलकर इनकॉर्पोरेट करते हैं, बट लीगली, तो विद इनटू अ डिस्ट्रिक्ट लीगल एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी फॉर दैट पर्पस। वो पर्पस क्या हो सकता है? जनरली बिजनेस, और जो हम चाहते हैं वो बिजनेस कई तरह के हो सकते हैं। मेडिसिन का बिजनेस हो सकता है ना। फ्रूट्स का बिजनेस हो सकता है, हो सकता है कि वो राइस का बिजनेस हो, टेक्सटाइल का बिजनेस हो, जो पर्पस है हमारा
तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, अब कंपनी एक्ट 2013 क्या करती है? एक तो बहुत सारी बातें हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। देखो, अगर तुम लोग माइक ऑन करोगे तो इस तरह का सीन आएगा, जहां पे मेरा फोटो आ रहा है वहां पे किसी और का आ जाएगा, तो माइक कभी बंद रखो। हाँ, अगर कुछ पूछना होगा तो आप अपना माइक ऑन करके पूछो, अदरवाइज माइक को ऑफ रखिए। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, तो कंपनी एक्ट 2013 क्या करता है? कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 20 में कहा गया है, अगर आप मतलब गूगल में जाकर सर्च करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां पे देखोगे कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ जो है अपलोडेड है। जब उसको आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे देखना सेक्शन 2, सेक्शन 2 का जो 20 नंबर जो लाइन होगा, 20 नंबर जो पैरा होगा, वहां पे दिया हुआ है। तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 20 में, एक्चुअली सेक्शन 2 नहीं बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग क्लॉज 2 बोलते हैं। सेक्शन 2 को सेक्शन 2 नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि क्लॉज 2 पढ़ाते हैं। सेक्शन 3 पढ़ेंगे, सेक्शन 4 पढ़ेंगे, लेकिन 2 वाले में सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, क्लॉज पढ़ते हैं, क्योंकि ये मेनली ये बनाया जाता है सेक्शन फॉर डेफिनेशंस। तो क्लॉज 2 सब क्लॉज बोल सकते हो 20। तो कंपनी मींस, ऐसे बहुत लोग सेक्शन 2 20 पढ़ते हैं, तो हम भी वही पढ़ते हैं। तो कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट समझ गए होंगे, इनकॉर्पोरेट मतलब फॉर्मेशन अंडर द लॉ। तो वही लिख रहा है कि कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ऐसा डेफिनेशन जो पता नहीं क्या बोलता है, बस ये बोल रहा है कि भैया मेरे नजर में, कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कि मेरे नजर में कंपनी वही है, कंपनी का मतलब वही है जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो, बनी हो, किस एक्ट में? इन दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट मतलब 2013 एक्ट में, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब 2013 के पहले भी कई कंपनी लॉ थे, जैसे कि 1956, उससे पहले भी कई सारे एक्ट थे। तो मतलब 2013 से पहले इंडिया में जो भी कंपनी एक्ट थे, अगर उससे किसी का प्रमोशन हुआ, उससे किसी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, तो वो भी कंपनी है। तो इसके नजर में भाई कंपनी कौन है? इसके नजर में बस एक ही कंपनी है जो मेरे एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड हुआ है। जो कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर में जो भी रजिस्टर्ड हुआ, चाहे वो 2013 से हो या चाहे वो किसी प्रीवियस कंपनी एक्ट से हो, तो उसको हम कंपनी मानेंगे। तो ये डेफिनेशन एक लीगल डेफिनेशन है जो कि बहुत कुछ क्लियर नहीं करता है, बस अधूरा डेफिनेशन है। बस बोलता है कि भाई मेरे एक्ट के अंदर में जो भी रजिस्टर्ड होगा उसको हम कंपनी कहेंगे, बट रियलिटी में देखें तो क्या कंपनी का मीनिंग है वो क्लियर नहीं कर पाता। तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि ये लीगल डेफिनेशन है। तो थोड़ा सा हम लोग जनरल डेफिनेशन में भी आएंगे, है ना। तो बिफोर गोइंग टू डेफिनेशन, हम लोग डेफिनेशन जाने से पहले क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं कि भाई कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो जब तक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं समझोगे, आप डेफिनेशन को समझो। तो पहले ये समझो कि भाई कंपनी की बारे में कुछ तो जान ले कि कंपनी है क्या। तो हम लोग यहाँ लिखे अबाउट ऑफ ए कंपनी, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, या फीचर्स ऑफ ए कंपनी, जो लिखना लिखो। तो अबाउट कंपनी लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी लिखो, है ना, व्हाटएवर यू वांट यू कैन। तो आप लिख सकते हो वो चीज को। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। तो सबसे पहला ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब, तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, एसोसिएशन का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया। इनकॉर्पोरेट का मतलब लीगल है, लीगल तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो लीगली फॉर्म्ड हुआ है, तो लीगली फॉर्म्ड ग्रुप ऑफ पर्सन। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, मतलब कई लोग मिलकर इसको बनाए हैं, कई तरह के लोग मिले हैं और मिलकर क्या क्या है, एक संस्था बनाई है, और वो भी क्या, लीगली बनाई है। दूसरा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, आदमी नहीं कर सकते हैं इसको, आदमी नहीं कर सकते। जो भी कंपनी होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदमी नहीं है। जियो आदमी नहीं है। ये क्या है, आदमी है लेकिन आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं। जैसे राम श्याम हम तुम क्या हो, नेचुरल हो। लेकिन जो कंपनीज होती है वो आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। किसके नजर में? तो कानून के नजर में। तो वहां पे लिखते हैं हम लोग, कई बार लिखते हैं कि कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, या कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन लीगली। तो हम लोग क्या करते हैं, लीगली कंपनी को क्या मानते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। तो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम व्यक्ति है, बस इतना ही समझो। इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, सर व्हाट इज इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी? ये तो क्लियर है कि लीगल है, लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है कि इंडिपेंडेंट है और एंटिटी, एंटिटी मतलब अलग अस्तित्व रखती है और पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट। मतलब कंपनी का जो ऑनर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनसे इनका जो अस्तित्व होता है वो एकदम अलग है। मतलब मान लो कंपनी का कोई ऑनर मर गया, उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के ऑनर मर जाने से कंपनी मर जाएगी, कंपनी का अस्तित्व क्या होगा, बना रहेगा। तो इसीलिए कहा है कि इंडिपेंडेंट है, किससे, उसके ऑनर से। तो इसका जो एंटिटी होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट होता है। इसको उसके शेयर होल्डर से, उसके ऑनर से इसको कोई मतलब नहीं होता है। ये सब कुछ अपने नाम से काम करती है, ना कि अपने ऑनर के नाम से काम करती है। तो इसीलिए कहा गया कि भाई ये इंडिपेंडेंट एंटिटी है। कैसे? लीगली। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, तो परपेचुअल का मतलब क्या होता है बाबू? परपेचुअल का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ। परपेचुअल मतलब क्या होता है? लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ मतलब लंबा,
बहुत समय के लिए चलेगा ये। तो जैसे इंसान का लाइफ क्या होता है, 80-100 साल में हम लोग टपक जाते हैं जनरली, है ना। पहले बुढ़ारी में लोग 100 साल 150 साल जी लेते हैं, 100 साल जीते। आपका तो हम लोग 60-70 साल 80 साल बहुत एक्सपेक्ट करते हैं भैया, बस 60-70 जी गए तो बहुत जी गए। तो कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। कंपनी का जो लाइफ होता है वो परपेचुअल होता है। परपेचुअल मतलब बहुत लंबा, वेरी लॉन्ग टर्म, है ना। तो हम लोग यहाँ पे परपेचुअल वर्ड यूज करने का मतलब है कि वेरी लॉन्ग टर्म इसका एग्जिस्टेंस होगा। एग्जिस्टेंस मतलब रहेगा। तो हो सकता है 100 साल, हो सकता है 500 साल, हो सकता है 1000 साल, हो सकता है 2000 साल। अब टाटा कंपनी बहुत पुरानी है और कब तक रहेगी कौन जानता है। कब तक रहेगी कोई एक्सपेक्ट कर सकता है क्या? कोई नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है। पता नहीं कितना पुरखे चले जाएंगे। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, बहुत ही लॉन्ग लाइफ है इसका। दूसरा आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब इसकी जो लाइबिलिटी होती है बच्चों, वो लिमिटेड होती है। जैसे कि कोई मान लो सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस करता है। लेट्स से कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने किसी से 1 लाख रुपए का लोन लिया अपने बिजनेस के लिए, मेरा बिजनेस डूब गया। अब बिजनेस को बेच के क्या हो रहा है, सिर्फ 30,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन मैंने लोन 1 लाख का लिया था। तो 30,000 तो बिजनेस दे देंगे, तो क्या बाकी 70,000 नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। हमको अपना घर बेच के भी देना पड़ेगा, मतलब अपने पर्सनल पैसे से भी, प्राइवेट पैसे से, होम के मनी से भी हमको पे करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है। कंपनी की जो लायबिलिटीज होती है ना, वो लिमिटेड होती है। उसको जो भी पे करना है कंपनी के एसेट से ही पे करना है। मतलब मान लो कंपनी स्टार्ट किए और 1 लाख का मैंने पैसा लोन लिया था, और जब पेमेंट करने के बाद आई तो कंपनी को बेच के 30,000 ही मिला, तो 30,000 पे करेंगे, बाकी 70,000 क्या हो गया उसके लिए बेड डेट, और हमारे लिए डेफिशिएंसी हो गई, हमारे लिए कमी हो गई। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कैसे होती है हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे, और आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो कॉर्पोरेट लॉ में, और 12 में भी आपने अकाउंटेंसी पढ़ा होगा, तो वहां भी पढ़ा होगा। ये वर्ड तो कोई नया आप लोग के लिए नहीं है, बट स्टिल आने वाले टॉपिक में हम बता देंगे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर का मतलब यहाँ पे होता है, हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर। तो शेयर को पहले समझ लेते हैं यहाँ पे। तो डिवीजन ऑफ कैपिटल इनटू यूनिट, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तो जो कंपनी का जो कैपिटल होता है, जो पूंजी लगाई जाती है बच्चों, वो डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है? यूनिट्स में। वो यूनिट में डिवाइड होता है, और दैट यूनिट इज कॉल्ड शेयर। और जो वो यूनिट है वो शेयर में। जैसे मान लो कि किसी के 4 डिसमिल जमीन है और उसके 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे के 1-1 डिसमिल दे दिए, तो 4 जो डिसमिल का जमीन था उसको हम लोग डिवाइड कर दिए। किसमें? यूनिट्स में। 4 यूनिट में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। और जो हर एक पार्ट है, हर एक मतलब 1 डिसमिल मिलेगा सबको, तो हर एक पार्ट जो है, हर एक यूनिट है, वो क्या कहलाएगा? वो उस बेटे का हिस्सा कहलाएगा। तो कंपनी का कैपिटल भी कुछ वैसा ही होता है। जैसे मान लो कंपनी का कैपिटल 4 लाख है, और मान लो 4 मेंबर है, तो हम चारों मेंबर को 1-1 यूनिट बांट देंगे। तो हमने डिवाइड कर दिया कि भैया, मैंने सोचा कि मैं जो मेरा कंपनी का कैपिटल है उसको हम 4 यूनिट्स में बांट देते हैं। तो 4 यूनिट्स में बांटेंगे तो कितना करके बांटेंगे? 1 लाख रुपए करके बांटेंगे। तो 1 लाख रुपए करके यूनिट बनाए, तो वो हर 1 लाख का यूनिट क्या कहलाएगा? वो हर 1 लाख का यूनिट शेयर कहलाएगा। तो ये तो डिपेंड किया कि 1 लाख में बांटे। लेकिन हम मान लो ये डिसाइड करते हैं कि 4 लाख कितना है, 4 लाख है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 यूनिट में नहीं, डिवाइड करेंगे। मान लो हम उसको 40,000 यूनिट में डिवाइड कर दिए। 4 लाख का यूनिट को मैंने डिवाइड किया 40,000 में। तो अगर 4 लाख का यूनिट को मैंने 40,000 में डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा, है ना। देखो समझाते हैं। तो 4 लाख का यूनिट है ना, समझना मेरी बात को। 4 लाख का यूनिट है, ये मेरा 4 लाख हो गया, है ना। अब हम 40,000 में डिवाइड करना चाहते हैं, 40,000 के यूनिट में डिवाइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी खरीदना चाहे आराम से खरीद पाए, तो उसको हम 40,000 यूनिट में बना दिए, है ना। 40,000 दिख रहा होगा। अब 4 0 काटो, है ना। अब 4 से काटो इसको, तो कितना हो जाएगा? 10। तो का मतलब है कि हमने 40,000 यूनिट में बांट दिया। हमने कितना यूनिट में बांट दिया? 40,000 यूनिट में बांट दिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 रुपया। ये जो 10 रुपया है वो 1 यूनिट हो गया, या 10 रुपया 1 यूनिट का। और इसी यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे? इसी यूनिट को हम लोग शेयर कहेंगे। इसी यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे? शेयर कहेंगे। तो यही कहा जाता है कि जो कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सर क्यों डिवाइड कर देते हैं? इसलिए डिवाइड करते हैं कि इजीली तरीके से ये ट्रेड कर सके मार्केट में। अगर 10 रुपया हम रखे एक का रेट, तो क्या हुआ, किसी को मान लो 100 रुपया खरीदना है, तो आराम से वो क्या करेगा? 10 यूनिट खरीद लेगा, 10 शेयर खरीद लेगा। अगर मान लो किसी को 1,000 रुपया खरीदना है, तो आराम से वो 100 यूनिट खरीद लेगा, 100 शेयर खरीद लेगा। तो अगर हम ज्यादा छोटा प्राइस रखते हैं तो वो इजीली ट्रेडेबल होता है, लोग आसानी से उसे परचेज कर पाते हैं, कम पैसे वाले भी खरीद पाते हैं। इसीलिए कंपनी कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं कि जितना ज्यादा मेंबर हम चाहे बना सके, ज्यादा मेंबर बना सकेंगे, ज्यादा फंड रिलीज होगा, रेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कंपनी जो है अपने कैपिटल को यूनिट्स में, पार्ट्स में बांट देती है, और हर पार्ट और हर यूनिट क्या कहलाता है? तो शेयर कहलाता है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज शेयर, तो शेयर सिंपली मींस अ यूनिट और अ पार्ट ऑफ कैपिटल, अब यूनिट और पार्ट ऑफ कैपिटल, और दैट यूनिट इज नोन एज शेयर। तो आराम से आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा।
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो जब शेयर समझ आ गया, अब जो शेयर होता है बच्चों, वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 1000 का शेयर खरीदा, अब मुझे लगा कि भाई हमको कुछ जरूरत है पैसे की, तो हम किसी को वो शेयर ट्रांसफर कर देंगे। अब वो शेयर ट्रांसफर कर, जिसको ट्रांसफर किया वो उसका ऑनर हो गया, जिसको मैंने वो शेयर भेजा वो उसको ऑनर हो गया, अब मैं उसका ऑनर नहीं है। तो वही बोल रहा है कि ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबिलिटी है ऑफ शेयर, मतलब जो हिस्सा मिलता है कैपिटल का, उस हिस्से को हम आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब जो प्रॉपर्टी होती है कंपनी के, जो एसेट्स होते हैं, वो कंपनी के नाम पे होती है, ना कि मेंबर के नाम पे होती है। भले ही मैंने 1000 का शेयर खरीदा, तो 1000 का शेयर खरीदा, तो अब ये नहीं बोलेंगे कि भाई कंपनी में 1000 रुपए का फर्नीचर था हमको दे दो, ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मुझे शेयर जरूर मिला, कंपनी का ऑनर जरूर है, बट कंपनी के अंदर में जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो कार हो, बस जो भी फर्नीचर है, जो भी एसेट्स है बच्चों, वो मेरे नाम पे नहीं है, कंपनी के मेंबर के नाम पे नहीं है, शेयर होल्डर के नाम पे नहीं है, ऑनर के नाम पे नहीं है, वो कंपनी के नाम पे होती है। कोई भी मेंबर ये नहीं बोल सकता कि मुझे दे दो। मान लो पार्टनरशिप है तो कोई बोल सकता है, या सोल प्रोप्राइटर है, काकी व्यापार, तो अपना कुछ संभाल के चला जाएगा बिजनेस का, ऐसा कंपनी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेपरेट होती है, और वो कंपनी के नाम पे होती है, ना कि उसके मेंबर के नाम पे होती है। तो डिवीजन ऑफ कैपिटल तो बता दिए हम। अब आते हैं सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो कंपनी का जो ऑनरशिप होता है और उसका जो मैनेजमेंट होता है वो अलग काम करता है। हो सकता है कि ऑनर हम हो, लेकिन हम दिल्ली में जाके वहां पे मैनेजमेंट तो नहीं करेंगे। तो जनरली क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वही मिल के क्या करते हैं, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज कर लेते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर चूज कर लेते हैं, या मैनेजर चूज कर लेते हैं, और वो कंपनी को चलाते हैं। तो कंपनी के हो सकता है कि ऑनरशिप अलग हो, मैनेजमेंट अलग हो। हाँ, अगर मैं ऑनर हूँ और मुझे बहुत नॉलेज है, मैं एक्सपर्ट्स हूँ, तो मैं भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता हूँ, मैं भी वहां पे जाके ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा शेयर है, तो हम भी अपने आप को डायरेक्टर के रूप में चूज कर सकते हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग होंगे, लेकिन शेयर होल्डर तो लाखों में हो सकते हैं। तो भाई हर कोई तो बिजनेस को ऑपरेट नहीं करेगा, इसीलिए कंपनी के ऑनरशिप को और मैनेजमेंट को अलग रखा गया है। तो मैनेजमेंट कंपनी को मैनेज करती है, ऑनरशिप मतलब कंपनी में पैसा लगाते हैं। जो शेयर होल्डर होते हैं वो ऑनर होते हैं, और जो मैनेजर होते हैं, जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो उसको मैनेजमेंट को देखते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो सेपरेशन होता है किसका, ऑनरशिप और मैनेजमेंट, जैसे यहाँ पे बताया ना सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, उसी तरीके से यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट में क्या होता है, सेपरेशन। कॉमन सील होता है। अब जैसे मान लो कि हम इंसान है, तो हम तो सिग्नेचर कर देते हैं, मान लो हमसे कोई एग्रीमेंट किया तो हम सिग्नेचर करके हम क्या करेंगे, दे देंगे। लेकिन कंपनी तो सिग्नेचर कर पाएगी नहीं, कंपनी कोई आदमी थोड़ी है, तो सर उसको सिग्नेचर कौन करेगा, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, वो साइन करेगा। लेकिन वो साइन तब तक वैलिड नहीं कहलाएगा जब तक उसमें कंपनी का सील नहीं लगेगा, कंपनी का मोहर नहीं लगेगा। तो वही करना चाहता है कि हर एक कंपनी का एक अपना मोहर होता है, अपना सील होता है। तो कोई भी जिसका रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, वो एग्रीमेंट तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि उस पर कंपनी का मोहर नहीं लग जाए, कॉमन सील जो सील है वो ना लगे, तब तक वो वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए हम कहा कि हर एक कंपनी का सील, तो जो कंपनी का सील है वही समझ लो एक तरीके से कंपनी का सिग्नेचर है। अब लिखा है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। इसका मतलब कंपनी किसी पे केस कर सकती है। मान लो कंपनी के साथ कोई फ्रॉड करेगा, जियो कंपनी के साथ फ्रॉड करेगा, तो जियो केस करेगी, हम मुकेश अंबानी या आनंद अंबानी नहीं करेगा। टाटा के साथ कोई केस करेगा तो टाटा रतन टाटा जी केस नहीं करेंगे, टाटा कंपनी केस करेगी। तो केस करने का अधिकार कंपनी को दे दिया, क्यों? क्योंकि वो एक उसको पर्सन दे दिया गया दर्जा, चाहे वो आर्टिफिशियली पर्सन हो, लेकिन लीगली पर्सन का दर्जा तो मिल चुका है, इसी कारण से वो केस कर सकती है। और साथ में उस पर भी कोई केस कर सकता है। जैसे मान लो कि तुमको लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई चीट हुआ, तुमने रिचार्ज किया जियो फोन में और अभी तक तुमको बैलेंस नहीं आया, तुम मांग रहे हो फिर भी वो नहीं दे रहा, तो तुम चाहो तो कंज्यूमर कोर्ट में जियो के खिलाफ केस करेंगे, यानी कि मुकेश अंबानी के खिलाफ केस करेंगे। हम किसे करेंगे? जियो के खिलाफ केस करेंगे। तो वही लिखा है कैपिटल स्यू मतलब कंपनी केस कर सकती है, और बी स्यू मतलब उसको भी केस किया जा सकता है। उसके बाद टर्मिनेशन वाइंडिंग अप, जिस तरह से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन लीगली होता है, लीगल प्रोसेस से होता है, ठीक उसी तरीके से कंपनी का जो वाइंडिंग अप, कंपनी जो डिसॉल्व होती है, कंपनी जो बंद होती है, टर्मिनेशन होता है, वो भी लॉ के अकॉर्डिंग होता है, वो भी बाय लॉ होता है। तो वही कह रहा है कि इनकॉर्पोरेशन भी बाय लॉ और टर्मिनेशन और वाइंडिंग अप भी बाय लॉ। तो ये टोटली हम जो देखे बच्चों, ये था हमारा क्या, ये था हमारा कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब हम ये कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स सीख लिए हैं, तब अब क्या होगा कि हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आराम से समझ सकते हैं कि भाई कंपनी का मीनिंग क्या है। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जो लीगली एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और उसका अपना अलग एंटिटी है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस रखती है, और साथ ही साथ उसकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। उसका कैपिटल क्या होता है? शेयर में डिवाइड होता है। उसके पास अपना एक कॉमन सील होता है, और उसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब इसको हम मर्ज कर देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा? यही हमारा डेफिनेशन बन जाएगा। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे कई राइटर्स ने, कई
एमिनेंट पर्सन ने क्या किया है, डेफिनेशन दिया है। चलो हम डेफिनेशन देखेंगे अब। तो लिखा है अ कंपनी इज लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी जो हमने पढ़ा था, फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना, जैसे हम लोग बोले थे एसोसिएशन है, तो वही लिखा है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन टू इंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या करते हैं, इंगेज होते हैं कई सारे पर्सन एक लीगल एंटिटी के रूप में। अब कुछ राइटर का डेफिनेशन देखते हैं, एलएचए ने क्या कहते हैं। तो कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, तो आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन लीगली है, लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट हुआ है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, तो भाई सेपरेट एंटिटी होता है फ्रॉम देयर ऑनरशिप, है ना, विथ ए परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब लंबा लाइफ है, एंड कॉमन सील, और साथ में इनके पास क्या होता है, अपना मोहर होता है, अपना सिग्नेचर होता है। तो भाई प्रोफेसर एलएच शेने का डेफिनेशन बहुत फेमस है, और ये फेमस का जो डेफिनेशन आप देख रहे होंगे ये किससे आया है, तो उसके फीचर से आया है ना। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू जस्टिस लिनले, ये जस्टिस लिनले मतलब जो कोर्ट के एक जस्टिस थे, उन्होंने डेफिनेशन दिया है। अ कंपनी मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये कहते हैं क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो कंट्रीब्यूट इन शेप ऑफ मनी, वो मनी के रूप में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और मनी वर्थ के रूप में, मनी वर्थ के मतलब मनी दे सकते हैं, या मनी वर्थ, मनी वर्थ मतलब मान लो बिल्डिंग दे दिए, है ना, या मेरे पास बहुत सारा स्टॉक था तो हमने स्टॉक दे दिया, या हमारे पास अपना एक्सपर्ट है तो एक्सपर्टीज मैंने दे दी, तो हम कुछ भी दे सकते हैं, हमको एप्लीकेशन बना के सॉफ्टवेयर बना के दे दिया और पार्टनरशिप में आ गए, क्योंकि आज के टाइम में सॉफ्टवेयर की बहुत कीमत है। तो मनी वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक मतलब कॉमन पूंजी के रूप में, है ना, एंड एम्प्लॉय फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और इन सारी चीजों को एम्प्लॉय किया किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए। तो दो डेफिनेशन दिया गया है जो हम लोग देखते हैं पूरी तरीके से बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। तो यही डेफिनेशन था, तो आप लोग डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। देखो आज का क्लास हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि रिकॉल कर दिए हम कि भाई तुम लोग क्या, ऐसे तो ये सब तुम लोग पढ़े हुए हो, बट स्टिल हम एक बार रिकॉल कर दिए कि भाई जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहा है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंपनी और कॉर्पोरेट के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर हम तो हमारा जो अकाउंटिंग है वो तो पढ़ना ही है, तो अकाउंटिंग जो भी है हम वो पढ़ेंगे, लेकिन एक दो क्लास तो हम थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट को देखते हुए चल ही सकते हैं। तो अब आता है कि भाई जो मेरा टाइप्स ऑफ कंपनी है, क्या आता है हमारा, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी का जो डिवीजन है, जो क्लासिफिकेशन है, हम किसके बेस पे करेंगे। तो सबसे पहले मेंबर के बेस पे किया है कि अगर एक मेंबर हो तो ओपीसी, पहले एक मेंबर वाला कहानी नहीं था, लेकिन आज के टाइम में कंपनी एक्ट 2013, इंडिया का जो कंपनी एक्ट 2013 उसमें क्लियर ही कर दिया है कि वन पर्सन कंपनी भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी आप लोग कॉर्पोरेट में पढ़े हुए हो, फिर भी अगर आप बोलोगे तो इस पे हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। पब्लिक कंपनी जहाँ पे मेंबर मिनिमम 7 हो और मैक्सिमम क्या है, अनलिमिटेड है, फिर भी आपको कुछ पढ़ना है तो हम इसको क्या करेंगे, अलग से एक वीडियो बना के आप लोग को दे देंगे। ऐसे भी सेमेस्टर 2 में कॉर्पोरेट लॉ है तो वहां पे ये सब तो पढ़ाएंगे ही, ये सब चीजें अगर आप लोग को ये पढ़ने का मन है तो वहां जो पढ़ाएंगे उसका वीडियो आप लोग को दे देंगे। अभी फिलहाल हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है, और आप लोग सेमेस्टर 2 में ऑलरेडी पढ़े हो ये चीज। उसके बाद लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग में तो कंपनी दो तरह की होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड। तो लिमिटेड लाइबिलिटी दो तरह का होता है, एक लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, दोनों मैंने पढ़ाया हुआ है। अनलिमिटेड कंपनी तो स्पेशल कंपनी में अकॉर्डिंग टू देयर ऑनरशिप, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है तो गवर्नमेंट ऑनरशिप, अगर फॉरेन मतलब विदेश में उसका ओरिजिन हुआ है, विदेश में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो फॉरेन कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी ये खासकर जो होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हो गए, है ना, क्रेडिट कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो इनको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। अब ये थोड़ा स्पेशल केस है होल्डिंग कंपनी। सर ये होल्डिंग कंपनी क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपका सिलेबस में है, देखो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी दिख रहा होगा आप लोगों को, होल्डिंग कंपनी, तो वही होल्डिंग कंपनी दिया हुआ है। जब बाद में हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझा देंगे कि भाई होल्डिंग कंपनी क्या होता है। सब्सिडी कंपनी तो ये होल्डिंग कंपनी से ही रिलेट करती है, सब्सिडी कंपनी, देखो ये होल्डिंग कंपनी ना उसी के से ही रिलेट करती है, सब्सिडी यहाँ पे लिखे हुए नहीं है लेकिन आने वाले क्लास में हम आप लोग को समझा देंगे क्या होता है। उसके बाद एसोसिएट कंपनी सम लुक लाइक उसी तरीके से होता है, जब किसी कंपनी में अराउंड मोर देन 50%, जैसे मान लो ए कंपनी बी कंपनी में 50% ज्यादा शेयर खरीद के रख ले तो ए कंपनी वहां पे होल्डिंग कहलाएगी। लेट्स से मान लो एक कंपनी है उसका नाम ए है, क्या है नाम है उसका, मान लो एक कंपनी है और उसका नाम ए नाम है, ठीक है, कोई कंपनी है और उसका नाम ए है, और दूसरी कंपनी है उसका नाम जो है बी है, ठीक है, दूसरी कंपनी बी है। अब ए कंपनी ने क्या कर लिया, बी कंपनी में शेयर खरीद लिया, बी कंपनी में क्या कर लिया, शेयर खरीद लिया, और ए ने कितना खरीदा बी पे, तो मान लो 60% शेयर खरीदा, कितना परसेंट शेयर खरीद लिया, 60% शेयर खरीद लिया, ठीक है। तो अगर 60% शेयर खरीद लिया तो ए जो कंपनी है यहाँ पे, यहाँ जो ए कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, किसकी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, बी की। और जो बी जो है ये जो बी दिख रहा है आपको वो ए कंपनी की, बी जो है ये बी जो कंपनी है वो कहलाएगी क्या, सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी।
तो जो दूसरी कंपनी पे कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल करता है वो होल्डिंग, और जिस कंपनी पे कंट्रोल किया जाता है दूसरी कंपनी के द्वारा, वो कंपनी उस कंपनी की सब्सिडरी कहलाती है। तो बी जो है ए की सब्सिडरी कहलाएगी, और जो ए जो है वो बी की होल्डिंग कहलाएगी। तो क्लियर हो गया होगा। एसोसिएट कंपनी क्या होता है, कंट्रोल तो नहीं होता है लेकिन एक मेजर पार्ट ऑफ शेयर क्या होता है उस पर खरीद के रखती है। जैसे मान लो कि अगर शेयर 20% से ज्यादा, अगर 20% से ज्यादा ए बी पे शेयर खरीद के रखता है, अगर ए ने बी पे 20% ज्यादा शेयर खरीद के रखा है, ऑलमोस्ट कहा जाता है कि मेजर स्टेक है ना, तो कुछ लोग उसको 20% ही बोलते हैं, खासकर 20% को ही कहा जाता है। तो अगर मान लो हमने 20% ज्यादा शेयर खरीद के रखा है तो हम उसका एसोसिएट कंपनी कहेंगे, मतलब साथी है, साथी है, कंट्रोल नहीं करते लेकिन साथी, एक बड़ा हिस्सा हमने खरीद के रखा हुआ है। तो अगर 20% है, 25% है, तो उसको एसोसिएट कंपनी हम लोग कहते हैं। लेकिन यही जब एफडीआई की बात होती है तो यहाँ पे 10% वाला कंडीशन होता है, बाद में समझाएंगे डिटेल पे इसको। तो क्लियर हो गया होगा तुम लोग को ये पॉइंट, ठीक है। अब जो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जाते हैं, वो क्या आता है, चार्टेड कंपनी, स्टेचुटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, ये भी पढ़ा चुके हैं। चार्टेड कंपनी कौन है, पहले का ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी सुने होंगे। पहले क्या होती थी, जो देश होती थी वो लोग चार्टर से बहुत सारी कंपनियां बनती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी चार्टर्ड कंपनी, क्योंकि उन्होंने चार्टर के द्वारा बनाया गया। चार्टर समझते हो, जो पहले देश का चार्टर होता था ना, जो राजा लोग का अपना होता था, तो राजा लोग भी उस समय जब बनाते थे वो लोग चार्टर्ड कंपनी कहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी वैसे ही चार्टर्ड कंपनी है, इंडिया में जब पहली बार बनी थी तो वो चार्टर के थ्रू। स्टेचुटरी कंपनी जो पार्लियामेंट में पास होकर बनता है, खासकर जैसे कि आरबीआई हो गई, एलआईसी हो गई। अब तो एलआईसी, अब जो एलआईसी अब तो भाई स्टेचुटरी कंपनी है, लेकिन बात चल रहा था उसको इनकॉर्पोरेशन करने का एक सिंपल कंपनी के रूप में। सुने होंगे आप लोग बात, तो अभी फिलहाल तो नहीं है। तो स्टेचुटरी कंपनी में एलआईसी हो गया, आरबीआई हो गया, तो ये सब जो है वो सब स्टेचुटरी कंपनी में आती है। रजिस्टर्ड कंपनी, वो वैसी कोई भी कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो उसको रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। कोई भी कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो उसको रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। और जो लीगली पार्लियामेंट में पास होकर बनती है उसको स्टेचुटरी कंपनी बोलते हैं। देश का जो पार्लियामेंट होता है उससे पास होकर बनती है। एक तीन नया कंसेप्ट है कंपनी का, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी, है ना। स्मॉल कंपनी के लिए कुछ कंडीशंस बनाए गए हैं, वो आप लोग को अलग से हम बता देंगे। डोरमेंट कंपनी के बारे में भी देखो, स्मॉल कंपनी कुछ है नहीं। स्मॉल कंपनी का सिंपली मतलब है कि जब उसका एक नेटवर्क डिसाइड कर दिया गया कि भाई इसका नेटवर्क जो है 50 करोड़ होगा समथिंग, थोड़ा हम मिस कर रहे हैं, आप लोग को बता देंगे जब हम लॉ पढ़ाएंगे। अभी हमको एक्चुअली में इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मुझे भी याद नहीं है, बट स्टिल हम आप लोग को बता देंगे। तो स्मॉल कंपनी के बारे में है जिसका कुछ कैपिटल डिसाइड किया गया, भाई टर्नओवर इतना होगा, इसका पेड अप कैपिटल इतना होगा, तो उसे स्मॉल कंपनी क्या कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होता है, जो इनएक्टिव कंपनीज होती है उनको डोरमेंट कंपनी कहते हैं, मतलब वो अब एक्टिव नहीं है, बंद के कगार में है, मतलब अपना उसका जो एक्टिविटीज है वो नहीं कर रही है, उसको हम लोग डोरमेंट कंपनी या इसको बोल सकते हो इनएक्टिव कंपनी बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी जो खासकर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स में लगे हुए होते हैं ना, इसका स्पेशल केस है, ये भी हम आप लोग को बता देंगे अलग से। तो ये तीन हमारा केस क्या हो गया, ये तीन हमारा जो केस हो गया, ये हमारा स्पेशल केस है जो आजकल कंपनी एक्ट में शामिल की गई है। इसको हम अलग से आप लोग को डील कर देंगे जब कॉर्पोरेट लॉ में बताएंगे तब, तो ठीक है। तो फाइनली आज जो हमारा क्लास था वो इसी टॉपिक पे था। आपको कुछ प्रॉब्लम होगा इस पे तो आप लोग पूछ सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो भी पूछ सकते हो।